हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट्स। ओके, तो रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट्स आर द अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। दीज आर द अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस। कोई भी पैसा अगर बिजनेस रिसीव करता है तो उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है। नाउ कितने टाइप की रिसिप्ट होती हैं? एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो रेगुलर नेचर की होती हैं, और कैपिटल रिसिप्ट जो कैजुअल नेचर की होती है। नाम से ही क्लियर है, मैंने यहाँ पे लाइटर को कनेक्ट कर दिया है कि जो आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रेगुलर। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स रेगुलर रिसीट्स होती हैं जो एक बिजनेस को रेगुलरली मिलती रहती हैं। ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स होती हैं कैजुअल नेचर की, जो कभी कभी मिलती हैं, हर रोज नहीं मिलती बिजनेस को वो। ठीक है। मतलब कि इट इज रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमको रेगुलरली हमारे बिजनेस का पार्ट है और वो हमको मिलती रहती हैं। ठीक है। नाउ ये हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रिसीव होती हैं। ठीक है। नॉट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके। एग्जाम्पल: सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये जो मैंने बोला कि हम सेल गुड्स को सेल करने के बाद जो पैसा आ रहा है, जो सामान लोग बेचते हैं उससे जो पैसा आ रहा है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस रेंडर करके मैं आपको पढ़ाता हूँ ट्यूशन, है ना, या मैं वीडियोस बना करके कमा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो मुझे सर्विसेज देने पे जो पैसा मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो एफडी पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मुझे रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है भाई। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल, जिसको हम बोलेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट। हर कोई बिजनेस अपनी फिक्स एसेट रेगुलरली नहीं बेचता। कोई भी बिजनेस अपनी फिक्स्ड एसेट रेगुलरली नहीं बेचता। ठीक है। आपने कभी मकान खरीदा हो, बनाया हो, तो क्या आप उसको अगले साल तोड़ फोड़ के बेचना शुरू कर देते हो? नहीं करते ना ऐसे। कभी भी अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जो कि बहुत पैसों की आती है, उसे हम बेच नहीं देते बहुत जल्दी ही। ठीक है ना। अब मैंने लैपटॉप खरीदा है, इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो नहीं है कि मैं इसको खरीद के अगले साल ही बेच दूंगा या विद इन 1 ईयर में इसको बेच दूंगा। तो फिक्स्ड एसेट की सेल हम रेगुलरली नहीं करते हैं। लोन लिया तो ये तो है नहीं कि हर 6 महीने में हम लोन ही लिए जा रहे हैं या हर रोज लोन ही लिए जा रहे हैं। तो ये हमारी कैजुअल होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक है ये रिसीप्ट है। ठीक है। नाउ मैंने बताया कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। ठीक है। इसके अंदर हमारी टाइप ऑफ रिसीट हम पढ़ते हैं तो दो टाइप की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं हमारी, वो रेगुलर नेचर की होती हैं, और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो हमारी रेगुलर नेचर की होती हैं, साथ के साथ ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव होती रहती हैं। और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो हमारी कैजुअल नेचर की होती है, मतलब वो रेगुलर नहीं होती हैं। ठीक है। और ये बिजनेस को कैजुअली मिलती हैं कभी कभी। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे डिटेल में एक चीज़ पढ़ने वाली ये है हमारे पास कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैंने बोला कि रेवेन्यू का मतलब है कि बिजनेस जो भी गुड्स सोल्ड करता है, बिजनेस जो भी गुड्स सोल्ड करता है उससे जो भी उसको पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? उसकी रेवेन्यू होती है। जैसे मान लो उसने 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख रुपए उसको रिसीव हो गए, तो वो उसके लिए रेवेन्यू है। ठीक है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, कोई भी हो, उसने बेचा है सामान, उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस आफ्टर सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू। इनकम क्या होती है फिर? क्योंकि रेवेन्यू और इनकम आर द इंटरकनेक्टेड टर्म्स। ठीक है। तो इनकम, इनकम का मतलब होता है जब हम रेवेन्यू में से उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे करते हैं, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू में से जब हम वो खर्चे माइनस करते हैं जो खर्चे हमने उस रेवेन्यू को कमाने के लिए किए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इनकम। डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे हम इनकम। ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्रॉफिट। ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ आपको कि सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है। जैसे मान लो मैंने गुड्स को बेचा, गुड्स को मैं बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, अब मैंने गुड्स को बनाया तो मेरे को बनाने की कॉस्ट आई होगी उसको। जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का काम है, तो मैंने लकड़ी लाया होगा, कील और जो भी मेरे टूल्स होते हैं, उन सब के खर्चे जो हैं वो सारे लोडिंग अनलोडिंग
जो मैंने लकड़ी खरीदी है उन सबकी लोडिंग अनलोडिंग जो भी है वो सब मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए उसका खर्चा है, तो उसको मैं डायरेक्ट खर्चा बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्ट खर्चा। और ऐसे ही इनकम से हमारा रिलेटेड होता है एक टर्म प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एक ऐसे टर्म है, मतलब कि इसमें क्या करना होता है हमको, इनकम में से अगर हम इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दें, इनडायरेक्ट खर्चे मतलब कि जो खर्चे हमारे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज या सेल, परचेज से। सेल के खर्चे डायरेक्ट नहीं होते हैं, सेल के खर्चे हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं, हम ध्यान रखेंगे हमेशा। जैसे कि हमने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, हमने मार्केटिंग के खर्चे किए, लाइक एडवर्टीजमेंट की, हमने मैनेजर को दिया भाई कि आप हमारे बिजनेस को मैनेज करिए, अकाउंटेंट को दिया कि आप हमारे लिए अकाउंटिंग करके दीजिए, बिल्डिंग का रेंट दिया, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट दिया, ठीक है, हमने इंटरेस्ट दिया जो हमने लोन ऑब्टेन कर रखा है बैंक्स वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने सेलिंग के कुछ खर्चे किए, सेलिंग एक्सपेंसेस किए, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इस तरीके से जो हम खर्चे करते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर हम उनको इनकम में से भी माइनस, इनकम में से अगर वो खर्चे भी माइनस कर दें तो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो मैं इसकी एक स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ कि मतलब मान लो मैंने 1 लाख का सामान बेचा, उसमें से मैंने डायरेक्ट खर्चे 50,000 के माइनस कर दिए, तो 50,000 मेरी इनकम है, लेकिन उसमें से अगर मैं और इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दूँ तो जो मेरे पास बचता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। अब क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, ठीक है। नाउ अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, दैट इज इनकम। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनकम क्या है, इनकम को बढ़ाना है रेगुलरली, बंदे का मकसद होता है इनकम को बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, उसकी कैलकुलेशन भी जरूरी है, उसके लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये डिफरेंस होता है सिंपली रेवेन्यू और एक्सपेंस का, और यहाँ पे मैं कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस ही एक्सपेंडिचर हैं, बट ये है कि एक्सपेंसेस की लिस्ट बना देते हैं तो उसकी टॉप पे जो हेडिंग डालते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। और अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर का एक और मीनिंग होता है कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिस खर्चे का आपने बेनिफिट अभी तक उठाया ही नहीं है, जी खर्चा तो आपने कर दिया है वो, लेकिन उसका बेनिफिट आपने पेमेंट कर दी है। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग में आप रहने गए, वहाँ पे आपने रेंट पे कर दिया, लेकिन अभी आप उस बिल्डिंग में रहे नहीं हैं, कंप्लीटली रह नहीं रहे हो उस बिल्डिंग में आप, ठीक है, लेकिन आपने उसका रेंट पहले से ही पे कर दिया है, तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने उसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। जिस चीज़ का बेनिफिट आपने अभी तक नहीं लिया होता है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। So it is the amount spent on or liability incurred for the acquisition or purchase of goods and services or as such, ठीक है। तो फर्दर अगर मैं बोलूँ तो उसको 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पहली कैटेगरी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती है, दूसरी कैटेगरी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होती है, एंड तीसरी कैटेगरी हमारी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने पहली बार नाम सुना होगा। ऑलमोस्ट आपने तो तीनों नाम ही पहली बार सुने होंगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो तीनों को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। जैसे कि इट इज़ इनकर्ड ऑन दी एक्विजिशन ऑफ एसेट, किसी भी जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं, एसेट का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट को बोल रहा हूँ मैं, जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमने उस एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू को इम्प्रूव किया है तो उसको भी तब भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जब हम किसी इनपुट को, जैसे कि मान लो मैंने बोला अभी आपको कि मैं फर्नीचर बनाने का काम करता हूँ, तो फर्नीचर बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए होती होगी, मुझे कील चाहिए, तो वो मेरे सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। उन इनपुट्स के ऊपर जो भी मैं खर्चा करूँगा उनको खरीदने के लिए, उनको हायर करने के लिए जो भी मैं खर्चा करूँगा वो सारे के सारे मेरे रेवेन्यू, क्योंकि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे करता हूँ और उसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाता है बेच करके सामान को, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही एक पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर नहीं रिसीव होता, उसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसका नाम रख दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को डेफर करते रहना, पोस्टपोन करते रहना, बढ़ाते रहना, ठीक है ना। बोलते नहीं आज मैंने पार्टी को डेफर कर दिया,
डेफर मतलब कि मैं बाद में करूँगा इसको, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपने उसके बेनिफिट को डेफर कर दिया। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट जब हम जब भी कराते हैं तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर नहीं मिलता। अगर आप निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, तो आप देखते हैं उसकी एड तो आपके माइंड में एकदम से छाप आती है, अच्छा निरमा, दैट इज़ कि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके दिमाग में एक छाप छोड़ के गई है, और वो ये नहीं है कि वो 1 साल के अंदर अंदर वो बेनिफिट आपको, क्या पता किसी के माइंड में अगले साल आए उसका बेनिफिट लेने के लिए, किसी का माइंड में अगले से अगले साल उसके दिमाग में उसकी वो करने के लिए। ठीक है, अब हमने बोर्ड्स लगाए हैं रास्ते में, या हमने पैम्पलेट्स छपवा दिए हैं, तो वो लोग देखते हैं अखबारों में या करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही आके ज्वाइन कर लेंगे, क्या पता वो उसको संभाल के रख लें, अगले साल अपने किसी बच्चे को भेजें, अपने फ्रेंड को भेजें, अपने बेटे को भेजें, ठीक है, या अपने भाई को भेजें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो हमारे बेनिफिट को डेफर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीज़ जिसमें एक बिजनेस डील करता है, वो फिजिकल आइटम्स होते हैं गुड्स, फिजिकल आइटम, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा चेयर बेचने का काम करता है तो उसके लिए चेयर जो है वो गुड्स है। एक बंदा लैपटॉप बेचने का काम करता है उसके लिए लैपटॉप गुड्स है। एक बंदा गाड़ियाँ बेचने का काम करता है उसके लिए गाड़ियाँ गुड्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी चीज़ में अगर किसी भी आइटम में एक बिजनेस डील करता है तो उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सब्जी वाला है, ठीक है, ये क्या बेच रहा है यहाँ पे, ये सब्जियाँ बेच रहा है, तो इसके लिए सब्जियाँ क्या होंगी, इसके लिए सब्जियाँ ही गुड्स। ठीक है, एंड इसने इसको क्यों खरीदा है बंदे ने, किसी किसी और बंदे को रीसेल करने के पर्पज से। अगर यही बंदा इस सामान को खुद घर में कंज्यूम करने के लिए लेकर आता तो ये इसके लिए गुड्स नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस में उसके साथ डील नहीं कर रहा होता फिर। ठीक है, फिर ये इसका एक्सपेंडिचर बन जाता, क्यों, क्योंकि ये इससे बेनिफिट ले लेगा, सारी सब्जियां बेच के फायदा कमाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, स्टॉक, स्टॉक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। हम लोगों ने सुना स्टॉक, हर कोई बंदा कहता है मेरे स्टॉक में भी ये सामान नहीं पड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक में ये सामान नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, गुड्स का मतलब हो गया जिस चीज़ में वो डील करता है, लेकिन अगर बहुत सारा गुड्स है उसके पास, थोड़ी बोलेगा कि गुड्स नहीं है मेरे पास, है ना, वो कहेगा कि मेरा गुड्स का स्टॉक खत्म हो गया, मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टॉक, ग्रुप ऑफ गुड्स। जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर, है ना, या हम बोलेंगे पाइल ऑफ बुक, या हम बोलेंगे कि बंच ऑफ कीज, ऐसे ही गुड्स के कलेक्टिव नाउन को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारा आपने देखा होगा बॉक्सेस कहीं ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग होती है, दैट इज इन्वेंट्री ऑल्सो, पीपल कॉल इट इन्वेंट्री ऑल्सो। ठीक है, इट्स वेरी इनोवेटिव टर्म एंड लुक्स गुड, है, सुनने में भी अच्छी लगती है, शी इज गुड। इट इज नोन एज ऑल्सो इन्वेंट्री, एसेट ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की एक एसेट है, बिजनेस इससे बेनिफिट कमाएगा, कैसे, बेच करके। ठीक है, ओके, तो बस कई टाइप के स्टॉक्स होते हैं, वील डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। नाउ ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं कि किसी भी बिजनेस के, जैसे बिजनेस ने किसी को उधार सामान बेचा, मैं डेटर वर्ड काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई पैसा बिजनेस को मिलने वाला है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। अगर उसने किसी बंदे को उधार सामान बेचा और वो पैसा उसको बाद में मिलने वाला है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेटर। द पर्सन टू होम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार, उसने सामान उधार बेचा उस बंदे को, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड डेटर, वो बंदा डेटर बन गया उसके लिए। यहाँ पे अकाउंट्स में नई टर्म्स हैं, आपको समझनी होगी कि डेटर, हम कभी भी डेटर वर्ड का ये नाम यूज़ करेंगे तो आपको समझ जाना है कि डेटर मीन्स द पर्सन जिसको हमने उधार सामान बेचा हुआ है। ठीक है, और वो 1 साल के अंदर पैसे चुका देगा। ऐसा कौन सा डेटर होता है जो हमें 2-2 साल तक नहीं चुकाता? ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? ओके, थैंक यू।